गुड मॉर्निंग बच्चों। कल जो मैंने पढ़ाया था वो रिवाइज कर लिया आप लोगों ने? फ्लो के बारे में कल हम लोगों ने देखा था। ना, कल हमने क्या क्या देखा? टाइप ऑफ फ्लो देख रहे थे। तो इसमें हमने ये देखा कि ये दो टाइप का होगा, एक तो होगा स्टेडी फ्लो और एक नॉन स्टेडी फ्लो। स्टेडी फ्लो में स्ट्रीम लाइंस बनती हैं, इसलिए इसको हम लोग स्ट्रीम लाइन फ्लो भी बोलते हैं। और यहाँ पे नॉन स्टेडी फ्लो में सब रैंडम मोशन होता है मॉलिक्यूल का एकदम, तो इसलिए इसको टर्बुलेंट फ्लो भी बोलते हैं। स्टडी फ्लो के टाइम पे कोई भी पॉइंट पे अगर आप वेलोसिटी देखोगे तो वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा होगा ना, डीवी बाई डी हमेशा जीरो आ रहा होगा, मतलब v कांस्टेंट होगा। जबकि इसमें आप देखोगे तो डीवी बाई डी जीरो नहीं हो रहा होगा ना, बार बार v एक ही पॉइंट पर टाइम के साथ चेंज हो रहा होगा। ठीक है बच्चों, ये देखा था हमने। फिर हमने ये देखा था कि कितनी वेलोसिटी तक स्टेडी फ्लो होगा और किसके बाद नॉन स्टेडी फ्लो होगा। तो v अगर लेस देन इक्वल टू वी सी, मतलब क्रिटिकल वेलोसिटी तक है, तो स्टेडी फ्लो हो रहा होगा या फिर स्ट्रीमलाइन फ्लो। और अगर v ग्रेटर देन क्रिटिकल वेलोसिटी हो जाता है तो नॉन स्टेडी फ्लो हो जाता है। फिर स्ट्रीमलाइन फ्लो में हमने देखा था स्ट्रीम लाइंस बनती हैं, उसकी प्रॉपर्टीज देखी थी। अब नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं टाइप ऑफ फ्लो में ही एक और टाइप, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस। जैसे यहाँ पे हमने किस बेसिस पे चेंज देख रहे हैं? टाइम के बेसिस पे। एक ही पॉइंट पर वेलोसिटी चेंज हो रही है या नहीं हो रही है, ये हम लोग टाइम के बेसिस पे देख रहे हैं। नेक्स्ट अब हम लोग देख रहे हैं डिस्टेंस के बेसिस पे वेलोसिटी चेंज हो रही है या नहीं। तो अब हम लोग नेक्स्ट देखने जा रहे हैं टाइप ऑफ फ्लो। तो इसमें एक होगा यूनिफॉर्म फ्लो। यूनिफॉर्म फ्लो देखो क्या होता है। अगर मान लो ये कोई पाइप है, इससे लिक्विड फ्लो करके जा रहा है, तो अगर हर पॉइंट पे वेलोसिटी सेम है, क्रिटिकल वेलोसिटी आप ऐसे डिफाइन करोगे, इट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी अप टू विच फ्लो विल बी स्टेडी। लिखाया तो था कल।
यार ये क्रिटिकल वेलोसिटी के बारे में थोड़ा सा हम लोग अभी और पढ़ेंगे, लेकिन वो पीओएम में पढ़ेंगे ना, उस टाइम थोड़ा देख लेंगे ना, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में अगली चैप्टर में पढ़ना है, वहां पे थोड़ा इसका फॉर्मूला वगैरह भी देखेंगे। अभी बस इतना ही कर लो ना। तो अब देखो क्या हो रहा है, जैसे लास्ट टाइम हम लोग स्टडी फ्लो में एक ही पॉइंट पे देखते थे, एक ही पॉइंट पे हम देखते थे कि वेलोसिटी चेंज हो रही है या नहीं चेंज हो रही है ना, लेकिन अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, एक ही टाइम पर अलग अलग पॉइंट पे देख रहे हैं, डिस्टेंस चेंज करा रहे हैं। मान लो इधर एक्स एक्सिस है, तो अलग 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 एक्स पर हम वेलोसिटी देख रहे हैं, अगर वो सेम है हर जगह, तो इसका मतलब वेलोसिटी एक्स के साथ चेंज नहीं हो रही है, मतलब डेल वी बाई डेल एक्स यहाँ पर जीरो है। तो हम बोलेंगे यहाँ पे वी हर जगह, वी सेम एट ऑल पॉइंट ना। अगर वी हर जगह सेम है, ये हम कब देख रहे हैं, एट एनी इंस्टेंट टी। स्टडी फ्लो में हम एक ही टाइम पर एक ही एक्स पर अलग अलग टाइम पे देखते हैं, लेकिन यूनिफॉर्म फ्लो में एक ही टाइम पे अलग अलग एक्स पे देखते हैं। तो अगर सब जगह सेम है तो बोलेंगे यूनिफॉर्म फ्लो है, और अगर ये अलग अलग है, मान लो कहीं ऐसा है, यहाँ पे अलग वेलोसिटी है, यहाँ पे अलग वेलोसिटी है, हम्म, जबकि यहाँ पर क्या था, v1 v2 v3, ये सब सेम थे, जबकि यहाँ पर v1 v2 सेम नहीं है, अलग अलग एक्स पे वेलोसिटी अगर अलग अलग है, तो वहां पर हम बोलेंगे डेल वी बाई डेल एक्स जीरो नहीं है ना, नॉट जीरो। अगर हर एक एक्स पे सेम हुआ तो यूनिफॉर्म, अगर कुछ एक्स पे अलग है कुछ एक्स पे अलग है तो वहां पे नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, समझ आ गया यूनिफॉर्म फ्लो और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। नोट कर लो इसको। ये ऊपर वाला भी लिखना है क्या?
देखो यहाँ डेल वी बाई डेल एक्स का मतलब क्या है, जब एक्स के साथ चेंज देख रहे हैं तो टाइम कांस्टेंट है ना, और ऊपर हमने डेल वी बाई डेल टी लिखा है, मतलब जब टी के साथ चेंज देख रहे हैं तो एक्स कांस्टेंट है। हो गया नोट? अब देखो, इसके अलावा एक और फ्लो हम लोग डिफाइन करते हैं, लैमिनर फ्लो। ये एक लो और लास्ट टाइप है, लैमिनर फ्लो। लैमिनर फ्लो देखो क्या होगा, मान लो कहीं पे फ्लो होके लिक्विड जा रहा है, मान लो रिवर ले लेते हैं। ये मान लो आप कुछ पार्ट रिवर का दिखाया हुआ, ये आगे को फ्लो करके जा रहा है। आप इधर साइड से देख रहे हो ना, अगर आप साइड से देखोगे तो आपको क्या दिख रहा होगा, ऐसे ये रिवर का साइड वाला पार्ट दिख रहा होगा ना। तो इसमें जो सबसे बेस होगा, बेस पे जो लिक्विड रहता है वो रुका हुआ रहता है। उससे ऊपर, क्योंकि बेस पे बहुत ज्यादा फ्रिक्शन होता है ना, उससे ऊपर वाला लिक्विड थोड़ा स्लो चल रहा होगा, उससे ऊपर वाला और ज्यादा। तो ऐसे लेयर्स में लिक्विड चलता है। जब लेयर्स में लिक्विड ऐसे चल रहा होगा, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट लेयर बना दो। जब भी लिक्विड लेयर में चलेगा, यहाँ पे ये लेयर की स्पीड कुछ भी है, इस लेयर की स्पीड बी प्लस डी भी है, ऐसे अलग अलग लेयर की स्पीड सबकी अलग अलग होगी। तो जब लेयर में लिक्विड चल रहा होगा तो ऐसे फ्लो को लैमिनर फ्लो बोले। तो यहाँ पे हर एक का अलग अलग कुछ स्पीड है, तो सबकी कुछ अलग अलग स्पीड है ना। जैसे स्पीड कैसे बढ़ती कम होती है, ये हम लोग आगे पीओएम वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी बस इतना समझना है कि अगर लेयर में लिक्विड चल रहा है तो लैमिनर फ्लो। लैमिनर फ्लो भी स्टेडी फ्लो का ही एक टाइप होता है ना। इसको नोट करो। ओम पटोले, कैमरा बंद रखो भाई।
देखो इसमें डिफरेंस क्या है, जैसे कि मान लो कोई पाइप है, इससे लिक्विड फ्लो करके जा रहा है, तो इसमें हो सकता है कि आर डिस्टेंस पे अगर आप डी आर थिकनेस लेते हो तो उस लेयर की वेलोसिटी अलग है, अलग अलग लेयर की वेलोसिटी सेम भी हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है, दोनों स्टेडी फ्लो है, लेकिन अगर लेयर्स में अलग अलग है तो वहां पे नाम दिया गया है लैमिनर फ्लो, अगर अलग अलग नहीं है तो लैमिनर फ्लो नहीं बोलेंगे उसको। डिफरेंस नहीं है ना, ये तो मैं बोल ही रहा हूँ ना, इट इज अ टाइप ऑफ स्टडी फ्लो, इसमें भी स्टडी फ्लो ही है लेकिन लेयर्स में हो रहा है ना, इस लेयर में अलग स्ट्रीमलाइंस होंगी, इसमें अलग होंगी, ऐसे चल रहा है। हाँ, स्टडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो भी बोल सकते हैं ना, अगर अलग अलग पॉइंट पे वेलोसिटी अलग अलग है लेकिन स्टडी है, टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, तो वो स्टडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो बोल सकते हैं। जैसे एग्जांपल में देखो, एक मान लो एक पाइप है जिसमें मान लो यहाँ वेलोसिटी v1 है, यहाँ v2 है ना, और ये टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, v1 हमेशा v2 के बराबर है और टाइम के साथ कहीं पे भी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, तो यहाँ फ्लो को कैसे बोलोगे, एक तो टाइम के साथ कोई भी पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है तो इसलिए ये स्टेडी फ्लो है, साथ में डिस्टेंस के साथ भी चेंज नहीं हो रहा है तो यूनिफॉर्म फ्लो भी है, स्टेडी यूनिफॉर्म फ्लो ना, स्टेडी यूनिफॉर्म फ्लो दोनों मिला के ऐसे बोलते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो जाए, इसमें जा रहा है, यहाँ पर v1 है, यहाँ पे v2 है, v1 जो है टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, v2 टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन v1 v2 अलग अलग है ना, v1 और v2 अलग अलग है, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, स्टेडी फ्लो है लेकिन अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग है वेलोसिटी, तो हम यहाँ पे बोलेंगे स्टेडी नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है बच्चों, ये फ्लो के टाइप हो गए, हमें देखो इस चैप्टर में केवल स्टडी फ्लो ही पढ़ना है ना, इतना टाइप सब बता दिया है, इतना कोई यूज होगा नहीं, बस आपको हर बार स्टडी फ्लो ही पढ़ना रहेगा। ठीक है, आगे चले। अब देखो ये फ्लूइड डायनामिक्स में हमें दो प्रिंसिपल पढ़ने हैं, दो लॉ पढ़ने हैं, एक है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और एक बर्नौली प्रिंसिपल ना, ये दो चीजें हमें पढ़नी है, इनके बेसिस पे ही फिर हम कुछ और इनके एग्जांपल्स देखेंगे ना, हर एक में आपको यही दो चीजें लगानी रहेगी ना, फ्लूइड डायनामिक्स मतलब वहां पे यही दो चीजें हर बार लगानी रहती हैं, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और बर्नौली प्रिंसिपल। तो अब दोनों हम लोग पहले देख लेते हैं क्या क्या प्रिंसिपल है, क्या क्या इनमें फॉर्मूले हैं, फिर उनको यूज करते हुए एप्लीकेशन देखेंगे। यहाँ पे डेल बी बाई डेल टी भी जीरो था और डेल बी बाई डेल एक्स भी जीरो है, दोनों जीरो था यहाँ पर,
डेल वी बाई डेल टी 0 है, बट डेल वी बाई डेल एक्स 0 नहीं। तो अब देखो, हम लोग सबसे पहले अब देखने जा रहे हैं रेट ऑफ फ्लो निकालना है। इन दोनों प्रिंसिपल में अक्सर हमें रेट ऑफ फ्लो की जरूरत पड़ेगी। तो रेट ऑफ पहले फ्लो क्या होता है और कैसे निकालते हैं। मान लो कोई ट्यूब है और उससे लिक्विड फ्लो करके जा रहा है। तो अगर हम कोई भी एक जगह बैठ जाए तो यहां से पर सेकेंड कितना लिक्विड का वॉल्यूम फ्लो करके जा रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे रेट ऑफ फ्लो, रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो। अगर यहाँ पे हम वॉल्यूम को क्यू से दिखाएं, मान लो हम यहाँ पे बैठे हुए हैं तो dt टाइम में कुछ dq वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लो करके गया, dq वॉल्यूम कुछ फ्लो करके गया, तो हम बोलेंगे पर सेकेंड कितना फ्लो होके जा रहा है, dq बाई dt। तो इसको हम बोलेंगे ये यहाँ पे क्या है, रेट ऑफ फ्लो है, रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो या फिर केवल रेट ऑफ। वॉल्यूम में अगर हम डेंसिटी मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा फिर, रेट ऑफ मास फ्लो ना। अगर dq में आपने रो और मल्टीप्लाई कर दिया तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी क्या हो जाएगा, dm बाई dt। dt टाइम में dm मास फ्लो करके गया तो रेट ऑफ मास फ्लो हो जाएगा। अगर केवल आपको रेट ऑफ फ्लो बोला जा रहा है बार बार तो उसका मतलब यही होगा रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो की बात चल रही है ना। रेट ऑफ मास फ्लो है तो वो बताया जाएगा रेट ऑफ मास फ्लो निकालने को। तो अक्सर हमें यहाँ पे फ्लो के टाइम में ये देखना रहता है कि पर सेकेंड कोई भी जगह से कितना वॉल्यूम फ्लो करके जा रहा है, जिसको हम बोलेंगे dq बाई dt और रेट ऑफ वॉल्यूम या रेट ऑफ फ्लो। तो अब हम ये कहीं पे भी निकालेंगे कैसे। निकालने के लिए देखो आप कैसे सोचोगे, मान लो ये जो पाइप था, आप यहाँ पे बैठे हुए हो, है? तो अगर यहाँ पर मान लो v वेलोसिटी है, इस सेक्शन पे लिक्विड की वेलोसिटी v है, तो एक छोटे से dt टाइम के लिए आप सोच सकते हो कि कितना लिक्विड यहाँ पे इंटर कर जाएगा, कितनी लेंथ तक का लिक्विड इंटर कर जाएगा। एक dt टाइम के लिए आप मान सकते हो कि वेलोसिटी जो आ रही होगी पीछे तक सेम है, तो v dt लेंथ तक का लिक्विड आके यहाँ पे इंटर कर जाएगा ना। ये बात समझ आ रही है। dt टाइम में अगर v वेलोसिटी से लिक्विड आ रहा है तो dt लेंथ तक का लिक्विड जाके इंटर कर जाएगा, तो ये लेंथ हो गया। इनटू अगर यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया पता है तो लेंथ इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया, इतना वॉल्यूम वहां पे इस लाइन को, इस सेक्शन को इंटर करके निकल जाएगा। तो इसी को आप बोलोगे ये लेंथ इनटू वॉल्यूम है, इसी को हम बोलेंगे इतना वॉल्यूम क्रॉस हो गया, dq वॉल्यूम। और ये dt टाइम में हुआ है तो पर सेकेंड कितना होगा, dq बाई dt। तो a इंटू बी, मतलब अगर किसी भी सेक्शन पे आपको रेट ऑफ फ्लो निकालना है तो आप क्या करोगे, वहां का क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू वेलोसिटी कर दो ना। आपको कोई भी सेक्शन पे ए पता है, वहां का बी पता है, तो रेट ऑफ फ्लो आप कैसे निकालोगे, उस जगह का ए इंटू बी। समझ आ रहा है बच्चों। अब है ब्रह्मांकर, अगर v वेलोसिटी से लिक्विड फ्लो कर रहा है तो यहाँ पर इस जगह पे लिक्विड को, जो लिक्विड यहाँ से पीछे से आ रहा है जो इसको क्रॉस कर जाएगा उसको ही आप बोलोगे ना वो वॉल्यूम यहाँ से क्रॉस हुआ। तो अगर v वेलोसिटी से आ रहा है तो dt टाइम में कहाँ तक का लिक्विड इंटर कर पाएगा, v dt इतने लेंथ तक का लिक्विड जो होगा वो इसको क्रॉस कर जाएगा। v dt से ज्यादा इधर का जो लिक्विड है वो यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाएगा ना, क्योंकि dt टाइम में v वेलोसिटी से आ रहा है तो v dt लेंथ ही कवर होगी ना। तो v dt इंटू यहाँ का जो भी क्रॉस सेक्शन एरिया है ना, ये इतने पार्ट का वॉल्यूम हो जाएगा जो इसको क्रॉस करके निकलेगा।
हाँ, ए वहां पे किसी भी पाइप के किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे क्रॉस सेक्शन एरिया है, सरफेस एरिया नहीं है ना, ए इज ए क्रॉस सेक्शन एरिया। ये मैं क्लोज पाइप दिखाता हूँ ना, ये जो पाइप है क्लोज पाइप है, उसके अंदर से लिक्विड फ्लो करके जा रहा है ना, क्लोज ट्यूब है। तो यहाँ पे उस जगह का जो भी क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वो इनटू यहाँ की वेलोसिटी। तो करो ना नोट, मैं कहाँ कर रहा हूँ, कल्पेश क्या हुआ, लिखो जल्दी। यहीं से तो अभी कराया है यार, रेट ऑफ फ्लो से। अगर छूट गया और तो जाने दे, मैं पीडीएफ डाल दूंगा ना, क्लास के तुरंत बाद ही डाल। हुआ क्या? तो अब देखो, नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ना, हमें दो चीजें यहाँ पे देखनी है। तो फर्स्ट अब स्टार्ट कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो देखो ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या बोलता है, मान लो ये कोई ट्यूब है, क्लोज ट्यूब है, उसमें से लिक्विड फ्लो करके जा रहा है। यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया कुछ मान लो A1 है, और यहाँ पे वेलोसिटी कुछ V1 है। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो क्रॉस सेक्शन एरिया कुछ A2 है, वेलोसिटी V2 है। तो देखो ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या बोलता है कि जितना भी, अगर हम ये पूरा सेक्शन ले लें, इसको अपना सिस्टम ले लेना, यहाँ पे जो भी लिक्विड है अपना वो सिस्टम है, तो यहाँ से पर सेकंड जितना लिक्विड इधर से एंटर करेगा, उतना लिक्विड ही यहाँ से पर सेकंड बाहर जाना चाहिए। क्यों ऐसा होना चाहिए? क्योंकि अगर यहाँ पे पर सेकंड लिक्विड एंटर करता जा रहा है और बाहर कम जा रहा है, तो अंदर का मास बढ़ता जाएगा ना। अगर मास बढ़ता जाएगा तो कहाँ जाएगा वो, समझो ना, मास ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना ही क्रिएट कर सकते हैं। तो जितना पर सेकेंड मास इंटर करना चाहिए कोई भी एक सेक्शन से, उतना ही पर सेकेंड वहां से निकलना भी चाहिए। तो अगर यहाँ से मान लो dm1 मास निकल रहा है, पर इंटर कर रहा है पर सेकेंड, और इधर से dm2 मास निकल रहा है। हाँ श्रेयस, वो ठीक है, इनकम्प्रेसिबल भी है, वो अलग है। कंप्रेसिबल भी होता तो ऐसा थोड़ी है कि लगातार इंटर करता जा रहा है और जो निकल रहा है वो कम है, तो कंप्रेस होते होते इनफाइनाइट डेंसिटी हो जाएगी। ऐसा तो नहीं प्रैक्टिकली पॉसिबल है ना। जब स्टेडी स्टेट आ जाता है, स्टेडी स्टेट की बात चल रही है, ध्यान रखना ना, स्टेडी स्टेट जब आ गया है तो हमेशा जितना मास इंटर कर रहा होगा उतना ही वहां से दूसरे सेक्शन से जा रहा होगा ना। तो हमेशा, हाँ, dm1 बराबर dm2 होगा ना, हमेशा एट स्टेडी स्टेट dm1 बराबर dm2 होगा ना। अब मान लो यहां से इंटर कर रहा है, तो कितना मास इंटर कर रहा होगा, A1 V1 वॉल्यूम इंटर कर रहा होगा ना। A इंटू वी क्या देगा, वॉल्यूम पर सेकेंड जो इंटर कर रहा है ना। ये dm/dt लिख देता हूँ ना, पर सेकेंड जितना इंटर कर रहा है उतना ही पर सेकेंड जा रहा है। यहाँ पे टर्बुलेंट फ्लो नहीं हो रहा है। अगर टर्बुलेंट फ्लो होगा तो आप ये सब चीज कैसे लिख पाओगे। हम जो भी पढ़ रहे हैं सब कुछ स्टडी फ्लो के लिए ही पढ़ रहे हैं।
तो जितना भी वॉल्यूम इंटर किया इनटू डेंसिटी उतना मास इंटर हो रहा है पर सेकेंड ना, और इधर कितना वॉल्यूम बाहर जा रहा होगा A2V2 इंटू रो। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं A1V1 बराबर A2V2, मतलब A इंटू V इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये आपने देखा भी होगा, कभी आप देखो कोई पाइप से लिक्विड फ्लो करके जा रहा है, आप उसके आगे थंब लगा देते हो तो एरिया कम हो जाता है, एरिया कम होते वेलोसिटी बढ़ जाती है। A इंटू वी क्या है, कांस्टेंट ना। अगर एरिया ज्यादा होगा तो वेलोसिटी कम, एरिया कम तो वेलोसिटी ज्यादा, प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट होगा ना। इसी को हम लोग बोलते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ना इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का प्रिंसिपल क्या है कि मास हमेशा कोई भी सिस्टम का कंजर्व होगा ना तो मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना क्रिएट कर सकते हैं। तो जितना भी लिक्विड का मास आ रहा होगा उतना ही जा रहा होगा। तो आपका प्रिंसिपल पूछा जाएगा तो आप बोलोगे इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ना, प्रिंसिपल इसका पूछा जाता है कई बार। तो अब देखो यहाँ पर अगर हमारे पास ऐसा कुछ ट्यूब है, यहाँ पे अगर वेलोसिटी v1 और यहाँ पे वेलोसिटी v2 है, तो v1 v2 में कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा? है यहाँ पर v1 छोटा होगा और v2 बड़ा होगा ना। जहाँ पे एरिया कम वहां पे वेलोसिटी ज्यादा। अगर आप यहाँ पे स्ट्रीम लाइंस बनाओगे तो यहाँ पे स्ट्रीम लाइंस कैसे जा रही होंगी? ऐसे जा रही होंगी ना। तो आप देखोगे जहां एरिया ज्यादा है वहां पे स्ट्रीम लाइंस के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? हाँ ना, यहाँ पे आप देखोगे तो स्ट्रीम लाइंस ऐसे हो रही है ना, ऐसे जा रही है। तो आप देख लो जहां स्ट्रीम लाइन दूर दूर है वहां पे वेलोसिटी कम आ रही है ना, जहां स्ट्रीम लाइन पास पास है वहां वेलोसिटी ज्यादा आ रही है। ये मैंने पीछे स्ट्रीम लाइन के टाइम पर बोला था कि आगे बताऊंगा, तो यहाँ पे ये चीज क्लियर हो रही है ना कि क्यों ऐसा हो रहा है। यहाँ पे एक पॉइंट v1 ले लिया गया और यहाँ पे एक पॉइंट v, तो आप बोल दोगे कि v1 इज लेस देन v। ना कई बार हम पूरा ट्यूब नहीं दिखाएंगे, स्ट्रीम लाइंस दिखा देंगे, तो उससे आपको वो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से एक्चुअल में ये बोला जा रहा है। अब एक सेकेंड प्रिंसिपल और पढ़ना है, इससे पहले एक इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन देखो, मान लो कोई ट्यूब है ऐसा, इसमें लिक्विड यहाँ से आ रहा है और आगे जाके ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया ना, ये सब क्लोज ट्यूब था इधर से
पीछे से लिक्विड आता जा रहा है और ये आगे तक जाता जाएगा ना, इधर से आ रहा है तो स्टेडी स्टेट में यहाँ पे वेलोसिटी v है, इधर को जो जा रहा है उसकी वेलोसिटी v/2 है, तो इधर को जो जा रहा होगा उसकी वेलोसिटी निकालनी है। यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया a है, यहाँ का a/2 है, यहाँ का a/3 है। देखो इसमें कैसे आप सोचोगे, मान लो हमने यहाँ तक का सिस्टम लिया हुआ है ना, ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन और ये सेक्शन, तो अभी क्या हो रहा होगा इसमें, जितना यहाँ से पर सेकेंड वॉल्यूम एंटर कर रहा होगा वही इधर जा रहा है और इधर जा रहा है ना, दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो जो आने वाला वॉल्यूम है A1 B1, वो बराबर हो जाएगा जो जाने वाला वॉल्यूम है A2 V2 प्लस A3 V3। जाने वाला वॉल्यूम दो पार्ट में डिवाइड हो गया है ना, आने वाला वॉल्यूम हो जाएगा A × B, जाने वाला वॉल्यूम A/2 × B/2, ये A/3 है इंटू V3 निकालना है, तो ये कितना आ जाएगा A × V माइनस AB/4। तो ये कितना आ जाएगा 3/4, ये इधर आएगा, ये कट जाएगा तो V3 की वैल्यू आ जाएगी 9/4V। अबे पांडा तुम जीरो कैसे बोल रहे थे? ये सबको समझ आ रहा है ना, जितना वॉल्यूम आ रहा होगा उतना ही जा रहा होगा ना। तो यहाँ पे जाने वाला पार्ट दो पार्ट में डिवाइड हो गया है, तो A2 V2 प्लस A3 V3 करें। अब नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, हाँ ये चार्ज फ्लो की तरह ही है कि अगर I करंट आ रही है और इधर I2 गई, इधर I3 गई, तो I1 बराबर I2 प्लस I3। और I1 I2 लिखेंगे कैसे, A × V करके। अब नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं सेकेंड जो हमें पढ़ना है इसमें, बर्नौली प्रिंसिपल। जल्दी नोट करो ये। देखो ये बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या है, बर्नौलीज प्रिंसिपल जो है, जो आपने जैसे वर्क की पावर एनर्जी में पढ़ा था ना, कि अगर फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं होगा तो एनर्जी कंजर्व होगी, तो यही सेम चीज है ना। बर्नौली ने भी यही बताया कि लिक्विड में अगर फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं है, फ्रिक्शन मतलब विस्कोसिटी यहाँ पे बोलते हैं ना फ्रिक्शन की जगह, तो अगर लिक्विड नॉन विस्कस है मतलब उसमें फ्रिक्शन नहीं है, तो उसकी भी एनर्जी अलग अलग पॉइंट पे आप देखोगे तो कंजर्व होगी ना। ये सिंपल बस जो आपने पीछे एनर्जी कंजर्वेशन पढ़ा है, ये उसी को बोला जा रहा है ना? तो उन्होंने क्या बोल रहा है, बर्नौली प्रिंसिपल क्या है, फॉर नॉन विस्कस लिक्विड, जब फ्रिक्शन होता है तभी एनर्जी का लॉस होगा ना, तो फ्रिक्शन है ही नहीं है, तो एनर्जी ऑफ लिक्विड। अब देखो एनर्जी ऑफ जब लिक्विड फ्लो करके जा रहा है
जहां पे लिक्विड फ्लो करके जाएगा वहां पर कितने लिक्विड का एनर्जी कंजर्व करें, तो हम लोग हमेशा यूनिट वॉल्यूम ऑफ एनर्जी कंजर्व करेंगे, यूनिट वॉल्यूम की एनर्जी। तो एनर्जी ऑफ लिक्विड पर यूनिट वॉल्यूम विल बी कंजर्व। मतलब इसका प्रिंसिपल क्या है, एनर्जी कंजर्वेशन ना। बर्नौली प्रिंसिपल का प्रिंसिपल पूछा जाए तो आप ये बोलोगे ये एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है, बस लिक्विड के लिए एनर्जी कंजर्वेशन। इट इज बेस्ड ऑन ना। तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, जैसे आपका कोई मान लो क्लोज ट्यूब है और इसमें से लिक्विड फ्लो करके जा रहा है, तो अब लिक्विड तो कंटिन्यूअस फ्लो करके जाता जाएगा। तो अब इसमें अगर हम मास सोचे कि कितने लिक्विड का मास लेके एनर्जी कंजर्व करें, तो उसके लिए हमने क्या सोचा है, यूनिट वॉल्यूम ले लो कहीं पर भी, यूनिट वॉल्यूम लिक्विड का ले लो और उसकी जितनी भी एनर्जी है वो कहीं एक जगह ले लो या दूसरी जगह ले लो, हर जगह सेम रहेगी ना। यही बर्नौली प्रिंसिपल है। तो अब इसको समझने के लिए पहले हम समझेंगे कि लिक्विड के लिए एनर्जी कैसे कैसे लिखते हैं ना? तो हम लोग यहाँ पे पहले देख रहे हैं काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कैसे लिखी है ना। मान लो आपने यहाँ पर एक छोटा सा dx लेंथ ले लिया है ना, और ये dx लेंथ v स्पीड से जा रहा है। इस dx लेंथ का मास कुछ dm है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी बोलोगे, इसकी काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे हाफ m इंटू वी स्क्वायर ना। अब अगर हम इतने पार्ट का वॉल्यूम कुछ dv है ना, ये स्पीड लिखा था ध्यान रखना ना, ये dv वॉल्यूम है। तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, dk बाई dv। उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, हाफ dm बाई dv इंटू वी स्क्वायर। तो dm बाई dv को आप क्या लिख सकते हो, मास अपॉन वॉल्यूम है, तो इसको क्या लिखोगे, हाफ रो वी स्क्वायर। ये बात समझ आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का एक्सप्रेशन क्या आएगा, हाफ रो वी स्क्वायर ना, डेंसिटी यूज करना रहेगा। तो लिक्विड के लिए हमने काइनेटिक एनर्जी लिखना समझ लिया पर यूनिट वॉल्यूम। फिर हम लोग अब देख लें, पहले ये नोट कर लो, फिर अगला देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम।
नेक्स्ट अब हम लोग देख रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ना मान लो ग्राउंड है, ग्राउंड से ऐसे कहीं हाइट पर लिक्विड फ्लो करके जा रहा है। मान लो हम यहाँ का लिक्विड देख रहे हैं जिसका वॉल्यूम कुछ डीवी है और इसकी हाइट कुछ एच है ना। इसका जो पाइप का ये हाइट है वो नेग्लिजिबल है, ये ग्राउंड से हाइट के कंपेरिजन में, तो आप कहीं से भी मान सकते हो हाइट है एच है। इतने पार्ट का मास अगर डीएम है ना, इस पार्ट का मास डीएम है, तो इतने पार्ट का पोटेंशियल एनर्जी कितना बोलोगे, डी यू। इतने पार्ट की मान लो पोटेंशियल एनर्जी, तो आप लिखोगे एम जी एच। और अगर हमें ये पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम चाहिए तो डीवी से डिवाइड कर देंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितना आ जाएगा, रो जी एच ना। जब भी हम पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे पर यूनिट वॉल्यूम तो क्या एक्सप्रेशन होगा, रो जी एच। काइनेटिक एनर्जी हाफ रो वी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी रो जी एच। नोट कर लो इसको। अब देखो लिक्विड में और सॉलिड में थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे सॉलिड कोई भी ऑब्जेक्ट होता था उसमें केवल हम क्या क्या एनर्जी देखते थे, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन लिक्विड में इन दोनों एनर्जी के अलावा एक और एनर्जी रहती है जिसको हम नाम देते हैं प्रेशर एनर्जी। तो अब हम नेक्स्ट देख रहे हैं प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालना, और प्रेशर एनर्जी होती क्या है वो देख रहे हैं। तो प्रेशर एनर्जी क्या है यहाँ पर, जैसे लिक्विड में आपने कोई कंटेनर में लिक्विड रखा, तो यहाँ पे प्रेशर की वजह से हर एक पॉइंट पे एनर्जी स्टोर हो गई है ना। ऊपर से प्रेशर पड़ रहा है ना, तो हर पॉइंट पे एनर्जी स्टोर है। जैसे ही इसको मौका मिलेगा ये उस एनर्जी की वजह से मूव कर सकता है या कोई को डिस्प्लेस कर सकता है। जैसे मान लो यहाँ पर ऐसा कुछ बना हुआ है, यहाँ पे आपने कुछ एक पिस्टन टाइप लगा रखा है जो मूव कर सकता है ना। आपने अभी इसे पकड़ रखा है, जैसे ही आप छोड़ोगे लिक्विड प्रेशर की वजह से क्या होगा, इसको मूव करा देगा। समझो ना, यहाँ पे ये नीचे एकदम देख रहे हैं, नीचे कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, अभी ये चल नहीं रहा था, काइनेटिक भी नहीं है, लेकिन प्रेशर की वजह से एनर्जी है ना। तो जैसे ही आप इसको छोड़ोगे ये इसको मूव करा देगा। ठीक है, समझो। अगर मान लो यहाँ पे पी प्रेशर है और यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, तो ये जब मूव करेगा तो P इंटू ए फोर्स लगा के, मान लो इसने डीएक्स मूव कराया, तो इसने वर्क कितना किया प्रेशर की वजह से, P इंटू ए इंटू डीएक्स। और ये जो भी उसने वर्क किया ये कितने लिक्विड को मिला, कितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ, ए इंटू डीएक्स वॉल्यूम मिलेगा ना। ये जब आगे जाएगा तो कितना लिक्विड डिस्प्लेस हो जाएगा इसके चक्कर में, ए इंटू डीएक्स। तो जो ये वर्क हुआ प्रेशर की वजह से पर यूनिट वॉल्यूम अगर हम देखें जो लिक्विड को मिला, तो प्रेशर एनर्जी एक मिनट बेबी, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की वैल्यू पी आएगी ना। अगर किसी भी पॉइंट पर प्रेशर पी है
तो वहां पे हम बोलेंगे प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पी होगा ना, क्योंकि जैसे ही मौका मिलेगा प्रेशर की वजह से वो एनर्जी रिलीज हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी या फिर किसी पे वर्क डन, इसके फॉर्म में वो रिलीज हो जाएगी। ठीक है, समझो। तो लिक्विड के लिए जब भी हम एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे तो वहां पे तीन टाइप की एनर्जी लेंगे, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ना, और फिर इसको कंजर्व कराएंगे। तो यही हमारा बर्नौली प्रिंसिपल है। मान लो ये कोई ऐसा पाइप है, हमने यहाँ पे एक पॉइंट लिया और यहाँ पे एक पॉइंट लिया, यहाँ पे वेलोसिटी v1 है, यहाँ पे वेलोसिटी v2 है। यहाँ की हाइट ग्राउंड से अगर हम देखें तो कुछ h1 है, यहाँ की हाइट कुछ h2 है, यहाँ पे प्रेशर P1 है, यहाँ पे प्रेशर P2 है। तो हम बर्नौली प्रिंसिपल क्या बोलता है कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हर एक पॉइंट पर सेम होगी। मतलब प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये हमेशा कांस्टेंट होगी। तो इसका मतलब होगा P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 बराबर होगा P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2 ना। बस ये प्रेशर वाली एनर्जी यहाँ एक्स्ट्रा आ जाएगी ना, बाकी वही आप कर रहे हो, काइनेटिक पोटेंशियल का सम कंजर्व करा रहे हो ना। यही इसी को हम बोलते हैं बर्नौली प्रिंसिपल है, यही हमारा बर्नौली प्रिंसिपल है। यहाँ से 54 या और ऊपर? ये P है ना, यहाँ पे P लिखा है और इधर रो है, ये P है ना यहाँ पर। अभी देखो मैंने डायरेक्ट ये लिख दिया कि एनर्जी इक्वल होगी, कंजर्व होगी। इसको डेराइव भी करते हैं हम लोग,
तो इसका डेरिवेशन थोड़ा सा समझना पड़ेगा, तो मैं ट्राई करता हूँ समझाने का। डेरिवेशन कर लेते हैं इसके बर्नौली प्रिंसिपल का, फिर इनका एप्लीकेशन देखते हैं। मैथमेटिकली करेंगे, मैथमेटिकली प्लस लॉजिकली, लॉजिक तो रहेगा ही। डेरिवेशन वगैरह तो इसका बोर्ड वगैरह के लिए भी इम्पोर्टेंट रहता है, तो देख लो, वो आना चाहिए वैसे तो आपको। देखो इसको हम कैसे डिराइव कर सकते हैं। बर्नौली प्रिंसिपल का डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है वो। मान लो कहीं पे ऐसे लिक्विड है, इसमें फ्लो करके जा रहा है, इस जगह का क्रॉस सेक्शन एरिया A1 है, यहाँ पे वेलोसिटी V1 है और यहाँ पे प्रेशर P1 है, और यहाँ पे वेलोसिटी V2 है, प्रेशर P2 है। ग्राउंड से हाइट अगर हम देखें तो यहाँ की हाइट कुछ h1 है और इधर की हाइट कुछ h2 है। ठीक है, तो हमने देखो यहाँ पर इतना लिक्विड को अपना सेक्शन लिया है, A B, ये पूरा अपना लिक्विड जो है ये अपना सिस्टम है, C D। ठीक है, ये हमने अपने लिक्विड को एज ए सिस्टम लिया है। तो अगले dt टाइम में क्या होगा, अगर अभी हमने इतने लिक्विड को लिया तो अगले dt टाइम में AB वाला सेक्शन थोड़ा आगे खिसक जाएगा और CD वाला सेक्शन भी थोड़ा आगे खिसक जाएगा, है कि नहीं। एक dt टाइम में हर एक सेक्शन आगे मूव कर जाएगा ना। तो मैं थोड़ा कलर चेंज करके दिखाता हूँ। तो अब देखो थोड़ी देर बाद क्या होगा, बहुत हल्का सा आगे आएगा, बट समझाने के लिए मैं थोड़ा ज्यादा दिखा रहा हूँ ना। एक dt टाइम में मान लो वो AB वाला पार्ट अब A डैश B डैश पे आ जाएगा और CD वाला पार्ट कुछ यहाँ आ जाएगा, C डैश D डैश, है कि नहीं। अब देखो अपना जो ये सिस्टम है ABCD, बाद में वो सिस्टम क्या बन गया, A डैश B डैश C डैश D डैश। अब देखो ये जो AB वाला सिस्टम था, ABCD वाला सिस्टम था जो शुरू में सिस्टम था, उसको आप ऐसे भी बोल सकते हो ना, A डैश B B डैश प्लस A डैश B डैश CD ना। ये जो A से ये पूरा ABCD वाला सिस्टम था, हम उसको ऐसे भी बोल सकते हैं ना, इतना पार्ट प्लस इतना पार्ट, बोल सकते हैं कि नहीं ना, इतना पार्ट प्लस इतना पार्ट पहले वाले सिस्टम को A डैश B डैश के टर्म में। और ये वाला जो पार्ट है बाद वाला जो सिस्टम है, बाद वाले पार्ट को आप बोल सकते हैं A डैश B डैश C D प्लस C डैश D D डैश। बाद वाले पार्ट को हम ये वाला पार्ट प्लस ये वाला पार्ट बोल सकते हैं ना। देखो मैं ये बोल रहा हूँ कि ABCD पहले हमारा सिस्टम था, बाद में हो गया A डैश B डैश C डैश D डैश। एक मिनट बच्चों, पापा देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर ये ABCD पहले हमारा ये सिस्टम था ना, बाद में क्या हुआ, ये थोड़ा आगे मूव होके यहाँ आ गया और ये थोड़ा आगे मूव हो करके यहाँ पर आ गया। ठीक है,
तो सिस्टम तो वही है ना, लिक्विड तो वही है ना, जो पहले ए बी सी डी में था, अब वही ए डैश बी डैश से सी डैश डी डैश में आ गया। तो ये दोनों पार्ट तो सेम है ना। ये बात समझ आ रही है ना? पूरा ए बी सी डी बोलो या ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश बोलो, लिक्विड तो सेम ही है ना। अब देखो, अगर मैं ये ए बी सी डी वाला जो लिक्विड है यहाँ से यहाँ तक का, उसको ए डैश बी डैश के टर्म में लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगा? इतना लिक्विड प्लस इतना लिक्विड। लिख सकता हूँ ना, इतना लिक्विड प्लस इतना लिक्विड ना। ए डैश बी डैश ए डैश ए डैश बी डैश, इतना लिक्विड प्लस ए डैश बी डैश से सी डी तक। ठीक है, कुछ समझ आ रहा है? और बाद में हमारा लिक्विड कहाँ पहुंच गया? ए डैश बी डैश से सी डैश डी डैश तक है ना। बाद वाला जो लिक्विड यहाँ से यहाँ तक है, उसको बोल सकता हूँ इतना लिक्विड प्लस इतना लिक्विड ना। इतना लिक्विड यहाँ तक प्लस इतना लिक्विड, इस वाले लिक्विड को। ठीक है, तो अब दोनों साइड के लिक्विड में जो ये वाला पार्ट आएगा, ये तो कॉमन आएगा ना दोनों पार्ट ना। इतना वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये दोनों साइड आएगा ना। चाहे पहले वाला लिक्विड देखो या बाद वाला, इतना पार्ट दोनों में रहेगा। तो मतलब इतने पार्ट में कोई चेंजेस नहीं आया है ना। एक छोटे से dt टाइम में जब ये लिक्विड ए बी से ए डैश बी डैश पे आया और ये सी डैश डी डैश पे आया, तो बीच में इतना लिक्विड तो अपनी जगह ही है। तो आप इसको ऐसे सोच सकते हो कि यहाँ से ये लिक्विड, इतना लिक्विड उठ के यहाँ पहुंच गया है, बाकी पार्ट अपनी जगह ही है। ये वाला लिक्विड यहाँ से उठ करके यहाँ पहुंच गया है कि नहीं? तो जब मैं एनर्जी कंजर्व कराऊंगा, पूरा ए बी सी डी का एनर्जी कंजर्व कराऊंगा, तो उसमें मैं केवल शुरू में इतने पार्ट की एनर्जी लिखूंगा, बाद में इतने पार्ट की, क्योंकि ये बीच में कॉमन पार्ट है, वो तो दोनों बार लिखोगे कट जाएगा। तो अगर मुझे एनर्जी कंजर्वेशन कराना है तो मैं क्या लिखूंगा? इतने पार्ट की एनर्जी और इतने पार्ट की एनर्जी। अब देखो मैं कैसे सोच रहा हूँ। मैं यहाँ पे क्या सोचने जा रहा हूँ, ये हमारा पूरा सिस्टम है, ए बी सी डी ये सिस्टम है। अब इस पे मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगाऊंगा। इधर से कितना प्रेशर पड़ रहा है और इधर से कितना प्रेशर पड़ रहा है, उसके वजह से टोटल कितना वर्क हो रहा है। ग्रेविटी भी है, ग्रेविटी भी वर्क कर रहा है। टोटल डब्ल्यू ऑल बराबर डेल्टा के। जब मैं डेल्टा के लिखूंगा तो उसमें इतना बीच वाला जो कॉमन पार्ट है, उसके के में तो कोई चेंज नहीं आएगा। तो केवल के में चेंज कहां पर आएगा? इस वाले पार्ट का के पहले देख लेंगे और बाद में इस वाले पार्ट का, यही के में चेंज आया होगा। समझ आ रहा है बच्चों? डब्ल्यू ऑल बराबर डेल्टा के जब हम करेंगे, तो केवल हम इतने पार्ट को ही देखेंगे, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। इनिशियली हम बोलेंगे ये था और फाइनली ये बन गया है। बीच वाला पार्ट कॉमन है, वो कट जाएगा। ठीक है, तो अब स्टार्ट करो हमें लिखना ना। पहले समझ गए हो ना करना क्या है? कॉमन पार्ट दोनों बार लिखना है, तो इसलिए उसको लिखेंगे ही नहीं क्योंकि कट जाएगा। आप यहाँ पे ऐसे इमेजिन करोगे कि ये वाला पार्ट यहाँ से उठ के यहाँ पहुंच गया है, इधर से एंटर किया और इधर प्रकट हो गया। तो देखो, अगर यहाँ पे ये हमारा पहले वाला सिस्टम था ना, ए बी सी डी, तो इधर का जो लिक्विड है, इस साइड का लिक्विड है, वो प्रेशर की वजह से इस पे फोर्स लगा रहा होगा ना, P1 कुछ प्रेशर है, तो P1 इंटू A1 इस पे फोर्स लगा रहा होगा ना। और इधर का लिक्विड जो इस साइड होगा, सीडी के बाहर का लिक्विड, पहले ABCD तक ही अपना लिक्विड था ना, तो जो इसके बाहर का लिक्विड होगा वो इधर को प्रेशर लगा रहा होगा। प्रेशर हमेशा क्या होता है? अपने से अवे लगता है ना, तो इधर जो राइट साइड का लिक्विड होगा वो अपने से अवे इधर को लगा रहा होगा। ठीक है बच्चों, तो एक dt टाइम में हम सोचें तो इस लिक्विड पे कितना वर्क हो जाएगा? इधर से P1 इंटू dt टाइम में ये पार्ट कितना डिस्प्लेस हो जाएगा? V1 dt। और ये पार्ट कितना डिस्प्लेस हो जाएगा? इधर को P2 लग रहा है और आगे कितना चला गया? ये V2 dt है। यहाँ पे वेलोसिटी V2 है ना।
प्लस और कौन वर्क कर रहा है, ग्रेविटी कर रहा है। ग्रेविटी ने कितना वर्क किया इस पार्ट पे नीचे को, अगर इस पार्ट का मास कुछ m है तो नीचे को कितना लग रहा है dm इंटू जी, और यह पार्ट बाद में यहाँ पहुंच गया, मास तो वही रहेगा ना, जो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट वही सेम है, बट उसकी हाइट बढ़ गई ना, h1 से वो h2 हाइट पे वर्क चला गया, तो ग्रेविटी ने भी वर्क किया। तो मैं क्या क्या लिखूंगा, W ऑल बराबर डेल्टा के। वर्क डन कौन कौन कर रहा है, एक तो जो साइड से अपना जो सिस्टम है उसके अलावा जो लिक्विड है वो वर्क कर रहा है, तो एक तो लिक्विड वर्क कर रहा है यहाँ पर, प्लस ग्रेविटी वर्क कर रहा है, और वो सब बराबर चेंज इन डेल्टा। लिक्विड साइड साइड के लिक्विड ने कितना वर्क किया, इधर वाले लिक्विड ने वर्क किया P1 इंटू A1 फोर्स लगाया और डिस्प्लेस का कितना कर दिया V1 dt, P1 A1 फोर्स लगाया और डिस्प्लेस कर दिया V1 dt। जिधर को फोर्स लग रहा है उधर कोई डिस्प्लेसमेंट है ना, यहाँ पर जिधर को फोर्स लग रहा है उधर कोई डिस्प्लेसमेंट है ना, तो इसका वर्क क्या आएगा, यहाँ P1 प्रेशर की वजह से जो वर्क हो रहा है, प्लस में आएगा माइनस में आएगा, बच्चों बताते रहो भाई, P1 प्रेशर का जो वर्क आएगा वो प्लस में आएगा। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा है P2A इंटू ए, उसका वर्क, ये फोर्स इधर को लग रहा है और डिस्प्लेस इधर आगे को जा रहा है, तो माइनस में आएगा, तो साइड वाले लिक्विड का टोटल वर्क हो जाएगा ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये हमने लिक्विड का वर्क लिख दिया। अब ग्रेविटी का वर्क देखो, ग्रेविटी का वर्क जब देखोगे तो इतना पार्ट तो अपनी जगह कॉमन ही है, केवल ये वाला मास उठ के यहाँ पहुंच गया है। तो अगर इस पार्ट का मास कुछ हमारा डीएम है तो ग्रेविटी ने कितना वर्क किया, डीएम को उठा करके H1 से H2 हाइट पे पहुंचा दिया है, तो उसके लिए ग्रेविटी को कितना वर्क करना पड़ा है, ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है नीचे को ना, और ऊपर को जा रहा है लिक्विड ना, तो आप क्या बोलोगे, जो भी उसका मास है डीएम इंटू जी, फोर्स हो गया और H2 माइनस H1, ये सब ग्रेविटी ने वर्क किया। और ये वर्क बराबर किसके कर दोगे, जो ये डीएम मास है ना, ये मान लो इतने पार्ट में जो मास है वो डीएम है, तो यही डीएम मास यहाँ पर भी पहुंच गया है, क्योंकि पूरा सिस्टम तो सेम है, उसमें कॉमन पार्ट हटा दोगे तो ये पार्ट का मास तो सेम ही आना चाहिए। तो आप चेंज इन डेल्टा के क्या लिखोगे, हाफ डीएम V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, हाँ ये निगेटिव आएगा, सॉरी निगेटिव आएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो एक चीज और है, ये जो डीएम मास है, डीएम मास की वैल्यू आप कितनी बोल सकते हो, ये लेंथ कितनी हो रही है V1 dt, डीएम मास को आप क्या लिख सकते हो, V1 dt लेंथ है इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया, वॉल्यूम हो गया इंटू डेंसिटी। तो जहां पे भी, और साथ में आप इधर से लिखो, अगर यहां से लिखो तो ये लेंथ कितना बोलोगे V2 dt इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया, ये वॉल्यूम हो जाएगा इंटू रो। डीएम को आप दोनों तरह से लिख सकते हो ना, तो इसका मतलब जहां पे भी A1 V1 dt है, A1 V1 dt की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डीएम अपॉन रो, या फिर A2 V2 dt है ना, या फिर A2 V2 dt है, रो को उधर ले जाओ तो उसकी जगह आप लिख सकते हो डीएम अपॉन में रो। आपको पता ही है A1 V1 बराबर होगा A2 V2 के, तो ये इक्वल तो नहीं है ना, इसको आप लिख सकते हो डीएम अपॉन में रो। अब देखो यहाँ पर आया हुआ है ना A1 V1 dt, यहाँ पे भी है A2 V2 dt, तो दोनों की जगह हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, डीएम अपॉन में रो ना, डीएम के टर्म में चेंज कर रहे हैं ताकि डीएम कॉमन होके कट जाए। कुछ समझ आ रहा है, डीएम को कॉमन करके कट करना है ना, A1 V1 dt की जगह हम क्या लिख सकते हैं, डीएम अपॉन में रो। ये स्टेप समझ आया, तो यहाँ पे हम लिख देंगे
P1 into dm upon में रो माइनस P2 dm upon में रो माइनस dm g h2 minus h1 equal to half dm v2 square minus dm को कॉमन कर दो और रो को पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ आ जाएगा P1 माइनस P2 माइनस रो जी H2 माइनस H1 इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। अब सारे 1 वाले टर्म एक साइड लिख लो, 2 वाले टर्म एक साइड लिख लो, तो ये बन जाएगा P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 बराबर इधर आ जाएगा P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो जी एच की वैल्यू कांस्टेंट आ गई। यही हमारा डेरिवेशन था ना बर्नौली प्रिंसिपल, वर्क एनर्जी थ्योरम से किया हम लोगों ने ना। कुछ समझ आया क्या क्या हुआ है? तो नोट कर लो, फिर पहले ये फिगर वगैरह बना लो फिर नोट करो। जूम कर दूं क्या इसको? वो यार तुम थोड़ा बहुत लिख देना जो तुम समझो हो, टीचर को तो पता ही है तुम क्या लिखना चाह रहे हो, वो तो समझ ही जाएंगे। उसमें ऐसे जैसे मैंने यहाँ लिखा है ना कि ये जो ए बी सी डी वाला सिस्टम है, आप लिख देना बाद में कि ए डैश बी डैश सी डी वाला दोनों में कॉमन है, तो उसको हम नहीं देखेंगे, केवल इतने और इतने पार्ट को देखेंगे। विजय सर का क्या पैटर्न है बोर्ड में?
ये कल्पेश बोल रहा है ना, पता नहीं कौन सा पैटर्न। जल्दी लिखो यार, ये टाइम मत वेस्ट करो। यार बोर्ड में वैसे इतना नहीं कर सकते, कॉलेज में चलता है, बोर्ड में अगर जो पूछा है कुछ भी लिख के आओगे तो फिर पता नहीं क्या होगा। कॉलेज में चल जाता है यार, बोर्ड में इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते आप। कॉलेज में तो सब करते हैं यार, कॉलेज में तो अपन जो पढ़ के गए वही लिखेंगे, क्वेश्चन कुछ भी आए। बट 12th तक तो करना ही पड़ता है। हो गया कंप्लीट ये। अब इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। अब मेरी ब्रांच छोड़ो यार, अब तुम लोग इस पे फोकस करो। तो देखो यहाँ पर P1 प्रेशर है यहाँ पे, और कुछ यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया है, कुछ मान लो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहाँ पे अगर देखें SI यूनिट में देता हूँ सर, 1 मीटर स्क्वायर। A2 की वैल्यू थी 0.5 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे प्रेशर कुछ P2 था, और P1 माइनस P2 की वैल्यू कुछ है। ये क्वेश्चन करो। मेरी ब्रांच में तो यार मैं जमीन के अंदर जाने का ही काम करता रहता था। तो देखो यहाँ पर 2 पॉइंट पे प्रेशर दिया है ना, P1 P2, और वहां का क्रॉस सेक्शन एरिया दिया है, प्रेशर का डिफरेंस दिया है। तो हमें यहाँ पे बताना है कि रेट ऑफ फ्लो कितना हो रहा होगा। अपन तो गए थे कॉलेज तो सोच के गए थे सारा गोल्ड वोल्ड डायमंड वायमंड सब निकाल डालेंगे। बाद में पता चला केवल कोली है जो निकालने के लिए बचा है। दिल टूट गया, उसके बाद हमने कहा नहीं भैया, हमें नहीं करना है काम। गोल्ड निकालने से अच्छा कुछ भी कर लेंगे। ये क्वेश्चन करो सभी ये लोग। ये रेट ऑफ फ्लो निकालना है ना, मतलब हमें dQ/dt निकालना है यहाँ पर।
वॉल्यूम रेट, वॉल्यूम पूछा है ना, dq बाई dt। डेंसिटी तो तब लगेगी जब मास की जरूरत होगी, dm बाई dt नहीं पूछा गया है। अच्छा एक मिनट, इवन हाँ नहीं लगेगी लगेगी। वाटर ले लो ना, वाटर ले लो, डेंसिटी वाटर की क्या हो जाएगी 1000 kg पर मीटर। तेरा हो गया अभी कैंप पे, अभी बचा है 14 तक ही था ना। कल कब है 15, कल है। तो ये इनमो के कैंप का रिजल्ट कैसे आएगा, मतलब ये कैंप होते ही बता देंगे या कुछ दिन बाद बताएंगे? 2 कैंप है ना। ऑलरेडी आ गया है मतलब? कैंप का रिजल्ट तो मतलब जो बाहर जाने होंगे इंटरनेशनल ओलंपियाड के लिए, उसमें कितने बच्चे जाएंगे, उनका आ गया रिजल्ट? अच्छा, तो तू कौन से रैंक पे आई? तूने जो 72 रैंक बताई थी उसी की थी क्या? 70, अच्छा ठीक है, वैसे बहुत अच्छा किया तूने। पूरे इंडिया में 70 रैंक मजाक नहीं होता है। हो गया, ये प्रॉब्लम हुआ। हमें देखो यहाँ पे रेट ऑफ फ्लो चाहिए ना, अगर हमें क्रॉस सेक्शन एरिया पता है ना, क्रॉस सेक्शन एरिया पता है, तो अगर हमें वेलोसिटी पता चल जाए, या तो यहाँ की वेलोसिटी पता चल जाए या यहाँ की, कोई भी एक जगह की वेलोसिटी पता चल जाए, तो हमें पता है dq बाई dt क्या होगा। a1 b1 करके निकाल सकते हो या फिर a2 v2 करके निकाल सकते हो। हाँ, कोई भी एक जगह की हमें वेलोसिटी चाहिए। तो वेलोसिटी निकालने के लिए हमारे पास दो इक्वेशन है, अननोन कितने हैं v1 और v2। दो यहाँ पे अननोन है हमारे पास, बाकी सब गिवन है, और हमारे पास दो इक्वेशन भी है, एक बर्नौली प्रिंसिपल और एक इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ना, उसको यूज करके करेंगे सॉल्व। तो यहाँ लिख देते हैं, तो p1 हाफ रो v1 स्क्वायर प्लस रो जी h1 बराबर p2 प्लस हाफ रो v2 स्क्वायर प्लस रो जी h2। अब देखो p2 को हम दूसरे साइड कर देते हैं, तो p1 माइनस p2 की वैल्यू तो हमें गिवन है ना, प्रेशर डिफरेंस गिवन है। और A2 V2 A1 V1 इक्वल टू A2 V2 से हम लोग लिख सकते हैं, अगर हम मान लेते हैं V1 की वैल्यू B है, तो V2 की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे डाल दो इस फॉर्मूले में A1 इंटू V, A2 की वैल्यू 0.5 है इंटू V2, तो V2 इससे कितना आ जाएगा 2V। ये समझ आ रहा है ना, सही लिखा है ना? यहाँ पे देखो V स्क्वायर है, इसको इधर ले आएंगे, और हाइट तो दोनों की सेम ही है ना, हाइट तो यहाँ पे देखो दोनों की सेम है ना, ग्राउंड से हाइट सेम है, सेम लेवल पे है, तो ये वाला टर्म तो कट जाएगा।
तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, P1 माइनस P2 की वैल्यू 100 है। यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस, इसको उस साइड ही कर लेना था तो माइनस, तो इधर आके प्लस आ जाएगा 3/2 रो वी स्क्वायर। ठीक है, समझ हो ना। तो v की वैल्यू कितनी आ जा रही है, 200/3 इंटू रो, रो की वैल्यू 1000 का अंडर रूट। तो हमारी वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी मतलब v1 है ना, v1 की वैल्यू आई है, v इक्वल टू आ गया √2/2 से भी कट कर देते तो नीचे 5, तो 1/√15। अब v1 आ गया तो हम लोग लगा देंगे a1 v1, a1 की वैल्यू 1 है, v1 की वैल्यू 1/√15 है। तो यही हमारा आंसर होगा। समझ आ रहा है बच्चों क्या बोल रहा हूँ? यहाँ v2 की वैल्यू 2 भी आई थी ना, उसको रख के वो दूसरे साइड कर दिया था। बाकी कैलकुलेशन है वो कर सकते हो आप। नोट होने के बाद बोल देना। अब नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं, हुआ क्या। नेक्स्ट अब हम लोग देखने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज प्रिंसिपल। तो इसमें एक तो हम देखेंगे कि कैसे एरोप्लेन बनाने में हम लोग बर्नौली प्रिंसिपल यूज करते हैं, और स्टॉर्म वगैरह में देखोगे कई बार कि झोपड़ी वगैरह जो रहती है उसकी छत उड़ जाती है, ब्रेकिंग ऑफ रूफ इन स्टॉर्म। तो उसको आप कैसे बर्नौली प्रिंसिपल से एक्सप्लेन कर सकते हो। ट्रेन वगैरह के साइड में खड़े रहो तो ट्रेन खींच लेता है अपनी तरफ, ऐसा बोलते हैं। तो वो क्यों होता है, एक्सीडेंट बाय ट्रेन। फिर ये सब तो कुछ थ्योरेटिकल देखेंगे। फिर बॉल स्विंग क्यों होती है ना, बॉल को आप देखते हो ना, फास्ट बॉलर जब बॉलिंग करते हैं तो बॉल स्विंग होती है ना, तो उसको हम लोग मैग्नस इफेक्ट बोलते हैं। तो मैग्नस इफेक्ट, मैग्नस साइंटिस्ट ने वो एक्सप्लेन किया था, तो उनके बेसिस पे ये देखें। मैग्नस इफेक्ट में हम ये देखेंगे कि बॉल कैसे स्विंग होगी ना। फिर ये सब तो थ्योरेटिकल है चारों ना। हाँ भाई सब पढ़ेंगे, मजाक थोड़ी करूंगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टॉर्सली थ्योरम। ये सब मैथमेटिकल होगा ना। वेंचुरी मीटर, स्प्रेयर
स्प्रे करने का यूज होता है ना, हेयर कटिंग के टाइम में देखते हो ना, स्प्रे करते हैं, या एटमाइजर भी बोलते हैं उसको। फिर एक होगा पिटॉट ट्यूब, और एक होगा साइफन ट्यूब। तो ये कुछ हमें एप्लीकेशन देखने हैं, छोटे छोटे से एप्लीकेशन है, सब देखते हैं। इसमें एक थोड़ा ये वाला लेंदी होगा, इसमें बहुत टाइप के क्वेश्चन बनेंगे ना, तो ये हमें थोड़ा ज्यादा डिटेल में देखना है। क्वेश्चन आएगा तो या तो टॉर्सली थ्योरम से आता है या फिर पिटॉट ट्यूब से आता है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इन्हीं से आते हैं, कभी कभी इससे आ जाता है। बाकी सब तो थ्योरेटिकल है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल मेनली इनसे बनते हैं। ये टॉर्सली थ्योरम इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो क्या किया जाए आज, अभी मजे लेने वाले पढ़ने हैं या टॉर्सली थ्योरम पढ़ना है अभी? मजे ही लेने वाले पढ़ने हैं, ठीक है। तो पहला हम लोग देखते हैं एक्सीडेंट बाय ट्रेन, देखते हैं ना, ट्रेन से कैसे एक्सीडेंट होता है। नंबर थोड़ा ऊपर नीचे लिख दूंगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो क्या है, मान लो हमारी ये कोई ट्रेन है ना, ये इधर को जा रही है, और इसके साइड में कोई अगर पर्सन खड़ा है, उसका हम टॉप व्यू देख रहे हैं ना, ट्रेन को हम टॉप व्यू से देख रहे हैं। पर्सन का ये शोल्डर है, बीच में मुंडी दिख रही है ना उसकी। तो जब ट्रेन जाएगी ना, जब ट्रेन जाएगी तो ट्रेन के कांटेक्ट में जो एयर आएगी उसकी स्पीड बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? यहाँ वाला एयर जो होगा उसकी स्पीड कुछ मान लो v1 है, और पर्सन के पीछे की स्पीड कुछ मान लो v2 है, तो v1 बड़ा होगा या v2 बड़ा होगा? पर्सन और ट्रेन के बीच वाली जो एयर है उसकी स्पीड ज्यादा होगी या पर्सन के पीछे की स्पीड ज्यादा होगी? v1 ज्यादा होगी, तो हमें पता है यहाँ पे v1 इज ग्रेटर देन v2। तो मान लो मैंने ग्राउंड से सेम हाइट पे दो पॉइंट लिए हैं, एक पर्सन के आगे और एक पर्सन के पीछे, तो वहां पर v1 ग्रेटर देन v2 है, हाइट सेम है। तो जब मैं बर्नौली प्रिंसिपल से सोचूंगा तो p प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच, दोनों अगर मैंने सेम हाइट पे लिया है तो ये वाला टर्म तो दोनों बार कट जाएगा ना, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, केवल ये दोनों देखूंगा ना। जब अगर हाइट सेम रहेगी तो बस वहां पे ये लगा दूंगा ना, अगर हाइट हमारा कांस्टेंट है। तो अगर p प्लस हाफ रो वी स्क्वायर का टर्म कांस्टेंट है, तो जहां पे p ज्यादा होगा, जहां पे वेलोसिटी बढ़ेगी, वहां पे प्रेशर क्या होना चाहिए? दोनों का सम कांस्टेंट रखना है, एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा ना। अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा। तो अगर वेलोसिटी बढ़ गई तो उधर का प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो जैसे ट्रेन इसके आगे से क्रॉस हुई ना, आगे से तेजी से क्रॉस हुई, तुरंत क्या हुआ, जो पर्सन खड़ा था इसके इस साइड का प्रेशर कम हो गया और इस साइड का प्रेशर बढ़ गया। मतलब इसके कंपेरिजन में ये ज्यादा है, इसके कंपेरिजन में ये ज्यादा है। तो तुरंत क्या होगा, अगर इधर का प्रेशर कम हो गया और इधर का प्रेशर अभी इससे कंपेरिजन में ज्यादा है, तो किधर को धक्का लगेगा इस पे? अगर P2 ग्रेटर देन P1 है तो P2 ऐसे धक्का मारेगा ना आगे को, तो आगे को तो तुरंत क्या होगा, लगेगा कि ट्रेन ने खींच लिया ना। इसीलिए बोला जाता है कि ट्रेन के पास में नहीं खड़े होते हैं, क्योंकि जैसे ट्रेन तेजी से क्रॉस होती है यहाँ पे प्रेशर कम हो जाता है, तो लगता है ट्रेन ने अपनी तरफ खींच लिया ना। तो ऐसे ट्रेन के साइड में खड़े होने पे अक्सर एक्सीडेंट हो जाता है। समझ आ रहा है बच्चों? अबे अमन कुमार, ये यहां तक समझ आया है, v1 इज ग्रेटर देन v2, और ये p प्लस हाफ रो वी स्क्वायर कॉन्स्टेंट होगा ना। पर्सन जो है उसके मैंने दो पॉइंट ऐसे आगे पीछे लिए, दोनों की हाइट सेम है, तो ये h वाला टर्म तो कट जाएगा ना, ट्रेन इधर से आ रही है, बाहर को ट्रेन निकल रही है, ये वाला पॉइंट का h कट जाएगा ना। यहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा है, यहाँ पे वेलोसिटी कम है, तो प्रेशर देखोगे तो यहाँ का प्रेशर ज्यादा होगा, यहाँ का प्रेशर कम होगा। तो पीछे से ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, आगे से कम, तो ये आगे चला जाएगा ना।
ठीक है बच्चों, नहीं नहीं, ट्रेन के आते ही ये हो जाएगा भाई, ये सब गलत फहमी मत रखना, ट्रेन जब आएगी तभी ना V1 ज्यादा होगा, जाने के बाद क्या होगा। जहां पे फ्लूइड तेज मूव करता है वहां पे प्रेशर गिर जाता है ना, लिक्विड हमेशा फ्लूइड हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरह मूव कर रहा होता है, वेलोसिटी बढ़ेगी तो एनर्जी कंजर्व रहेगी, प्रेशर गिर जाएगा। हाँ पाइप वाले में भी होगा। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ब्रेकिंग ऑफ रूफ ड्यूरिंग स्टॉर्म। हाँ लिख लो लिख। अबे कल्पेश, तुम्हें बर्नौली प्रिंसिपल हमने डिराइव कर दिया ना, अब बस यूज करो उसको ना, अगर वेलोसिटी ज्यादा तो प्रेशर कम। P प्लस ये दिख रहा है ना भाई, ये सम कांस्टेंट होगा, अगर ये वाला टर्म बड़ा हो जाएगा तो ये टर्म छोटा होगा, तभी ना सम कांस्टेंट रहेगा। ब्रेकिंग ऑफ रूफ देखो अब, मान लो ये अपना कोई घर है और स्टॉर्म आया हुआ है, स्टॉर्म आया होगा तो क्या होगा, बहुत तेजी से ऊपर को एयर फ्लो कर रहा होगा ना, बाहर जो स्ट्रीम लाइंस होंगी वो ऐसे जा रही होंगी, तो अगर बाहर का प्रेशर देखो कुछ P1 और अंदर का प्रेशर कुछ P2 है, तो अंदर के साइड में वेलोसिटी अब भी क्या होगी, अंदर तो कोई वेलोसिटी आई ही नहीं, तो अंदर का तो प्रेशर में कोई चेंज नहीं हुआ है, जितना पहले था नॉर्मली एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेकिन बाहर का प्रेशर क्या हुआ है, अंदर की वेलोसिटी तो जीरो है, बाहर की V1 है, V1 इज ग्रेटर देन V2। तो P1 क्या हो जाएगा, लेस देन P2 ना, बाहर की वेलोसिटी अगर बढ़ गई तो प्रेशर कम हो जाएगा ना उधर का। ये दोनों पॉइंट जस्ट अंदर बाहर है, हाइट दोनों की सेम है ना, जस्ट रूफ के बाहर एक पॉइंट है, जस्ट रूफ के अंदर एक पॉइंट है, तो एच सेम लिया है। अगर बाहर की वेलोसिटी बढ़ी तो प्रेशर कम हो जाएगा, अब ऊपर से कम प्रेशर पड़ रहा है, अंदर से ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है, तो ये क्या होगा, ये ऊपर उठ जाता है, फिर स्टॉर्म के साथ आगे उड़ के चला जाता है, ब्रेक हो जाता है ना ऐसे रूफ स्टॉर्म। ये समझ आ रहा है। नहीं ये सब मैं कुछ ज्यादा लिखा नहीं रहा हूँ, डायग्राम बना लो और ऐसे बस दिखा लो, तो आपको जब देखोगे तो याद आ जाएगा। V1 ग्रेटर देन V2 तो P1 लेस देन P2। हाँ V2 जीरो होगा ना, अंदर V2 जीरो है। अबे रूप उड़ के चला गया, अभी रूप टूटा नहीं, अब और कैसे तोड़ोगे, एकदम पार्ट पार्ट कर दोगे। अरे मालिक घर कैसे उड़ जाएगा, वो वॉल बना रहता है कंक्रीट का है, तो वो सब अटैच है ना ग्राउंड से, वो नहीं उड़ेगा, ये रूफ उड़ जाता है। अंबुजा सीमेंट का नाम नहीं सुना है इसने।
इसका मैंने तो एक बार एग्जाम्पल भी देखा था। मैं अक्सर गर्मियों में अपने गांव जाया करता था, तो एक बार रात में सोने के टाइम जब जा रहा था तो देखा बगल वाला घर में प्रॉपर उसका रूफ वगैरह था। सुबह उठा तो ये रूफ दूर जाके गिरा पड़ा था। तो पता चला रात में बहुत आंधी वगैरह आई थी, तो उसका छत उड़ गया। तो ब्रेकिंग ऑफ रूफ हो गया। अब और कौन सा करते हैं? एरोप्लेन वाला अब करते हैं। ट्रेन वाला यार देखा तो नहीं है भाई। बस यार एक अपना बच्चा था पहले, 3-4 साल पहले, वो ट्रेन के बगल में खड़ा था। उसको चोट लग गई थी, डेथ हो गई थी उसकी। 11th का बच्चा था। वो पता नहीं क्या कर रहा था, प्लेटफॉर्म पे जाके खड़ा था ट्रेन के बगल में। तो देखो ये एरोप्लेन देखते हैं। एरोप्लेन में देखो क्या होगा, ऐसा कुछ ऐसे रहता है ना। हाँ यार, क्लास का ही था वो। क्या पूछ रहे हो भावेश? ऊपर वाले केस में एच सेम होगा, हाँ। यहाँ देखो ये रूफ के जस्ट अंदर और बाहर 2 पॉइंट दिया है ना, तो हाइट दोनों जगह सेम दिया है। ये रूफ है, इसके जस्ट अंदर एक पॉइंट दिया, जस्ट बाहर। तो ये रूफ की कितनी थिकनेस होगी उतना तो आप मान सकते हो ना, हाइट सेम। आप इधर और इधर 2 पॉइंट ले लो, ऐसे ले लो। तो अब देखो जो जो प्लेन का ये विंग होता है ना ये, अगर मैं इसको साइड व्यू देखूं तो इसका जो पार्ट होता है ये कुछ ऐसा बना रहता है ना। क्रॉस सेक्शन एरिया देखो अगर विंग का, तो ऐसा कुछ रहता है ना इसका क्रॉस सेक्शन एरिया। तो देखो जब ये आगे जा रहा होगा तो ये विंग भी आगे आगे जा रहा होगा ना इसका। तो ये जब आगे जा रहा होगा तो अगर मैं इसके रिस्पेक्ट में सोचूं तो एयर कुछ ऐसे पीछे आती दिखती है ना। स्ट्रीम लाइंस हमें देखना होता है ना, उसके बेसिस पे हम बोलते हैं। तो ऐसे स्ट्रीम लाइंस ऐसे बन जाती है। तो यहाँ पे देखो इसका डिजाइन इस हिसाब से रहता है कि जब आप इसके रिस्पेक्ट में देख रहे होगे तो स्ट्रीम लाइंस यहाँ पे जब जा रही होंगी तो ऊपर के साइड में बहुत क्लोज हो जाती है। इनकी स्ट्रीम लाइन ऊपर बहुत क्लोज हो जाएगी, तो ऊपर जो वेलोसिटी दिखती है वो ज्यादा दिखती है, और नीचे के साइड में वेलोसिटी कम दिखेगी। प्लेन अगर आगे जा रहा है तो उसके रिस्पेक्ट में ये स्ट्रीम लाइंस पीछे जाती दिखेंगी। और इनका डिजाइन इस हिसाब से किया जाता है कि ऊपर की वेलोसिटी ज्यादा रहे, नीचे की कम रहे। तो P1, अब अगर ऊपर का वेलोसिटी ज्यादा है तो ऊपर से जो प्रेशर पड़ेगा वो कम हो जाएगा, और नीचे से जो प्रेशर पड़ेगा वो ज्यादा हो जाएगा ना। तो वहां पे P1 लेस देन P2। तो नीचे से जब ज्यादा प्रेशर पड़ेगा तो फिर प्लेन, नीचे से ज्यादा प्रेशर पड़ता है तो ऊपर उठने लगता है ना। देखते हो इसको चलाने के लिए, टेक ऑफ के लिए पहले तेज चलाते हैं ना। जब तेज चलाते हैं तो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है ना। प्रेशर डिफरेंस जब क्रिएट होगा तो उससे फिर वो ऊपर उठना शुरू होता है। तो कई बार पूछा जाता है इसमें कितना ऊपर को फोर्स लगेगा, ऊपर को प्रेशर की वजह से कितना फोर्स लगेगा।
तो कोई एक विंग पे अगर हम देखें तो एक विंग पे कितना लग रहा होगा, P2 माइनस P1 प्रेशर डिफरेंस इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया, जो भी इसका एरिया आएगा इस विंग का, ये एरिया जो होगा एक विंग पे लगेगा ना, दोनों विंग पे मिला के बता दोगे। दो विंग है तो दोनों का मिला करके, मतलब जितना भी एरिया दिया रहेगा सब मिला के बता दो। देखो ये जो mg भी होता है ना, इसका वेट भी होगा ना, अगर P2 माइनस P1 इंटू mg से बैलेंस है तो वही रुका रहेगा। आप जितनी स्पीड बढ़ाओगे तो उतना ये फोर्स बढ़ता है, जब ज्यादा फोर्स हो जाएगा तो ऊपर उठेगा। अगर आप एक स्पीड मेंटेन करने लग जाओगे जिसपे फोर्स बैलेंस हो जाएगा तो उसी लेवल पे रहेगा। ठीक है, ये नोट हो गया। फिर अब हम लोग देख रहे हैं बॉल स्विंग कैसे करता है ना। अबे कल्पेश कैसी बातें कर रहे हो यार, अपन तो बस से जाते हैं यार, प्लेन व्लेन में कहाँ बैठेंगे। तो अब देखो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग को क्या देखना था, मैग्नस इफेक्ट। देखो इसमें क्या होता है, जैसे मान लो आपने एक बॉल लिया, उसको v स्पीड से इधर फेंका और साथ में ऐसे अगर घुमा दिया फेंकने के टाइम पर, तो घुमाने की वजह से अब क्या होगा, यहाँ पे जो स्पीड होगी वो क्या हो रही होगी, v प्लस आर ओमेगा। बॉल के ऊपर वाले पॉइंट पे स्पीड v प्लस आर ओमेगा, और नीचे वाले पॉइंट पे बॉल की स्पीड v माइनस आर ओमेगा होगी ना। सही है पॉइंट ये। अब देखो अगर ऊपर वाले पॉइंट की स्पीड ज्यादा है तो इसके कांटेक्ट में जो एयर आएगी उसकी स्पीड क्या होगी, कुछ मान लो v1 है और इसकी स्पीड v2, तो कौन से वाले की स्पीड ज्यादा होगी, v1 ज्यादा होगी या v2 ज्यादा होगी ना। जितना ज्यादा तेज चलेगा जो पॉइंट, उसके कांटेक्ट वाली एयर भी ज्यादा ड्रैग होगी ना। ऊपर की स्पीड ज्यादा है तो ऊपर के कांटेक्ट वाली एयर की स्पीड भी ज्यादा होगी, तो यहाँ v1 ग्रेटर देन v2 आ रहा होगा ना। अब अगर हम बॉल के फ्रेम से सोचें, बॉल के फ्रेम से सोचेंगे, बॉल चल रही ना, एयर तो अपनी जगह रुकी हुई है, तो बॉल के फ्रेम से जब सोचेंगे तो बॉल को क्या दिखेगा, वो रुका हुआ है और एयर पीछे को v स्पीड से आ रही है। आपको स्ट्रीम लाइन बना के हमेशा सोचना रहता है ना, एयर पीछे को v स्पीड से आ रही है, तो यहाँ पे जो एयर की स्पीड होगी वो ज्यादा होगी या कम होगी। यहाँ का एयर ऑलरेडी पीछे को v1 स्पीड से जा रहा था, आगे को v1 से जा रहा था। अब जब यहां से हम देखेंगे इसकी स्पीड v है आगे को ना, तो जो रुके हुए होंगे उनके लिए जब देखोगे तो 0 - v तो पीछे को v दिख रहा होगा। अगर इसकी स्पीड v है ना, तो जो रुके हुए एयर के मॉलिक्यूल है वो तो पीछे को आते दिखेंगे v से, लेकिन जो आगे को v1 से चल रहे हैं वो कितने स्पीड से पीछे को जाते दिखेंगे, v - v1 से ना। और यहाँ वाले आगे को v2 से जा रहे हैं, तो इसके सेंटर के रिस्पेक्ट में पीछे को v - v2 से जाते दिखेंगे। ये कुछ बात समझ आई। ऑब्जर्वर वाला याद है, जो भी ऑब्जर्वर बनाएंगे, यहाँ बॉल को ऑब्जर्वर बना रहे हैं तो बॉल के रिस्पेक्ट में सबकी स्पीड क्या दिखेगी, जब मॉलिक्यूल रुके हुए हैं उनकी स्पीड पीछे को v, इसकी स्पीड पीछे को v - v1 है, ये v सब्ट्रैक्ट करेंगे एयर की स्पीड से, इसकी पीछे को v - v2 ना, ऐसे दिख रहा होगा ना।
अब देखो अगर V1 बड़ा है तो V माइनस V1 क्या होगा, V माइनस V1 V माइनस V2 से छोटा हो जाएगा ना, सब्ट्रैक्ट करने वाला पार्ट अगर बड़ा है तो V माइनस V2 क्या हो जाएगा। कुछ समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो जब बॉल के फ्रेम से देखोगे तो जो स्ट्रीम लाइंस बन रही है उनमें नीचे की स्पीड ज्यादा दिख रही है और ऊपर की स्पीड कम दिख रही है। तो उस केस में क्या होगा, जहां पे ज्यादा स्पीड दिखेगी वहां का प्रेशर कम हो जाएगा ना, नीचे से ज्यादा प्रेशर लगेगा, ऊपर से कम प्रेशर लगेगा। क्या बोल दिया मैंने, नीचे की स्पीड ज्यादा है ना तो नीचे का प्रेशर कम हो गया है। अब ऊपर से अगर ज्यादा प्रेशर लगेगा तो क्या होगा, ये बॉल जहां गिरनी थी उससे पहले ही गिर जाएगी। अगर उसकी एक्सपेक्टेड ट्रेजेक्टरी ये है तो ज्यादा प्रेशर। हेलो, तो आवाज आ रही है अभी। तो हम लोग देखो क्या क्या देख लिए, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ ना, एक मिनट। देखो हमने इसमें क्या देखा कि अगर ये v स्पीड से जा रहा है और वर्टिकली ऐसे हमने वर्टिकल में ओमेगा से घुमा दिया है, तो यहाँ की स्पीड एयर की ज्यादा होगी, यहाँ की एयर की स्पीड कम होगी। अब अगर मैं बॉल के फ्रेम से देखूंगा तो जो एयर रुका हुआ है वो पीछे को v से आता दिखेगा, लेकिन जो यहाँ का एयर है वो v माइनस V1 से पीछे जाता दिखेगा, यहाँ का एयर v माइनस V2 से पीछे जाता दिखेगा ना। अब अगर V1 ग्रेटर देन V2 है तो जिसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं अगर वो ग्रेटर है तो ये पूरा टर्म छोटा हो जाएगा ना। अब आपको पता है बर्नौली प्रिंसिपल में ना, स्ट्रीम लाइन के लॉन्ग आप कहीं पे भी बर्नौली प्रिंसिपल लगा सकते हो स्ट्रीम लाइन के लॉन्ग। तो अगर यहाँ पर वेलोसिटी ज्यादा दिख रही है तो वहां का प्रेशर कम हो जाएगा ना, और ऊपर का प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। अब ज्यादा प्रेशर है तो जो एक्सपेक्टेड पाथ अगर वो ऐसे जा रहा था तो पहले ही गिर जाएगा ना। रिवर्स स्विंग जो होता है वो ऐसे ही होता है ना, जब आप इतना वर्टिकल में अगर घुमा दो इतनी तेज कि ये जो एक्सपेक्टेड पाथ हो उससे पहले ही गिर जाएगा। ठीक है, समझ आया यहाँ तक। तो इसका देखो रिजल्ट आपको याद रखना है। रिजल्ट आप कैसे याद रखोगे, बार बार इतना नहीं करोगे। आप क्या यहाँ पे ध्यान रखोगे कि बॉल की अगर हम स्पीड देखें, बॉल के जिस पॉइंट की ज्यादा स्पीड है बाद में उधरी प्रेशर भी ज्यादा आ रहा है ना। हाँ, तो अगर फास्ट बॉलर उसको रोटेट कर पाए तो स्विंग होगी ना। अगर रोटेट करोगे तो स्विंग होगी। कितना रोटेट कर पाते हो उस पर डिपेंड करता है। तो आपको देखो इतना बार बार करके नहीं होगा ना, आपको अक्सर क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि बताइए बॉल का एक्सपेक्टेड पाथ क्या है, तो आप बस क्या देखोगे बॉल की स्पीड कहाँ पे ज्यादा है। बॉल की जहां स्पीड ज्यादा होगी बाद में प्रेशर भी वहीं ज्यादा है। इस पॉइंट पे देखो स्पीड b प्लस आर ओमेगा ज्यादा थी, तो बॉल के लिए उसी पॉइंट पर प्रेशर भी ज्यादा आएगा ना, क्योंकि जहां बॉल की स्पीड ज्यादा होती है वहां एयर का स्पीड कम हो जाता है ना स्ट्रीम लाइन जब बनाओगे।
ना, तो आपको जैसे ऐसे बोला जाए कि एक बॉल है, वो v स्पीड से जा रहा है और ओमेगा से घूम रहा है, तो और अगर उसका ये एक्सपेक्टेड पाथ है, तो उसका कौन सा पाथ जो होगा वो राइट ऑप्शन है ना। ये ए ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है, तो ए और बी में हमें बताना है। मान लो ये सी ऑप्शन है, ए बी सी में बताना है कि इस सिचुएशन में वो किस पाथ पे जाएगा ना। तो आप क्या देखोगे कि यहाँ पे स्पीड बॉल की ज्यादा मिल रही है, बी प्लस आर ओमेगा, और यहाँ पे स्पीड कम मिल रही है ना। तो बॉल की जहां स्पीड ज्यादा होगी वहीं पे एयर का प्रेशर भी ज्यादा मिलेगा ना। एयर का प्रेशर अगर ज्यादा मिलेगा तो वो थोड़ा ऊपर चला जाएगा, एक्सपेक्टेड पाथ से और आगे चला जाएगा, तो ये वाला सही। बॉल की स्पीड ज्यादा तो एयर की स्पीड कम, तो वहां प्रेशर ज्यादा। तो ये हमने मैग्नस इफेक्ट देख लिया ना। तो थ्योरेटिकल वाले पार्ट अपने हो गए हैं। अब हमें केवल ये वाले सब करने हैं, मैथमेटिकल वाले, तो कल हम लोग ये करेंगे। होमवर्क तो आज भी नहीं कुछ दे पाऊंगा, एक्सरसाइज 2 करो तब तक, क्योंकि होमवर्क मेनली टॉर्सली थ्योरम, वेंचुरी मीटर, इन सब पे ही है। आज जो पढ़ाया इन पे कोई होमवर्क नहीं है यार। एक्सरसाइज 2 में जो जो एक्सरसाइज 1 में हो चुका है वो वाली हेडिंग वाले क्वेश्चन एक्सरसाइज 2 से कर लो। ठीक है बच्चों, फिर क्लोज करता हूँ। बाय एवरीवन, बाय बाय।